नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दोपहर की खबरों में आपका स्वागत है। तुर्की में कुदरत का कहर बरपा है। 4 भूकंप से तुर्की में भारी तबाही। तुर्की के पूर्वी हिस्से में भूकंप, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 24,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। भारत समेत कई देशों ने मदद के अब हाथ बढ़ाए हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीमें तुर्की के लिए रवाना हो रही हैं, जो मदद करेंगी कि तुर्की की वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 24,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 5.7 तीव्रता की भूकंप यहां पर आया। भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तुर्की में कुदरत का कहर बरपा है और ये आपके सामने 10 तस्वीरें हैं तुर्की से लेबनान तक। जल्जले की जिंदगी इसमें ढह गई है। भूकंप जारी है और लगातार भूकंप के 4 झटकों से तुर्की दहल उठा है। महाविनाश की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से हजारों लोग मौत के काल में समा चुके हैं और 24,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हजारों की संख्या में एक बड़ी संख्या है जिसमें लोग बेघर भी हो चुके हैं। आप अपने टेलीविजन में भूकंप की 10 तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे कुदरत के तांडव के आगे सब असहाय नजर आ रहे हैं। आपके सामने तुर्की की ये 4 तस्वीरें हैं। भूकंप के चलते कंपन इतना तेज था कि हजारों इमारतें ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गईं। तुर्की प्रशासन का कहना है कि अभी तक 5,606 इमारतें गिर चुकी हैं। हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। और अब आपको दिखाते हैं कुदरत के तांडव के बीच ऑपरेशन जिंदगी। आपके टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिख रही हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। पहली तस्वीर में एक बच्ची को बचाया गया है और दूसरी तस्वीर में भी ऑपरेशन जिंदगी की तस्वीर है, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है ताकि जिंदगियों को बचाया जा सके। तुर्की में आए भीषण भूकंप से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और इस भयावह प्राकृतिक आपदा के समय भारत तुर्की के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भेजने का फैसला किया है। भारत की ओर से 100 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम तुर्की के अदाना शहर पहुंची है, जो भूकंप पीड़ितों की मदद पहुंचाएगी। बता दें कि तुर्की में लगातार भूकंप के बाद से हाहाकार मचा हुआ है। हजारों लोग अब भी लापता हैं। अस्पताल घायलों से भरा पड़ा है। ऐसे समय में मानवता दिखाते हुए भारत तुर्की की मदद के लिए आगे आया है। आप टेलीविजन पर तस्वीरें देख रहे हैं और ये ट्वीट आप एस जयशंकर का भी देख रहे थे, जो ये बता रहे हैं कि सुविधा के लिए, उपकरण के लिए, राहत के लिए पूरी तरह से एनडीआरएफ की टीमें तैयार हैं। भारत सरकार की तरफ से ये जो मदद का हाथ है तुर्की के लिए बढ़ाया गया है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तुर्की की मदद के दौरान ट्वीट भी किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, भारत सरकार के अधिकारियों के साथ 50 से ज्यादा एनडीआरएफ के जवानों को लेकर पहला C-17 ग्लोब मास्टर तुर्की पहुंच गया है। विमान खोजी और बचाव कर्मी विशेष रूप से प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड हैं। साथ ही राहत के लिए दूसरा विमान भी निकलने वाला है। भारत में तुर्की के राजदूत ने ट्वीट कर भारत का आभार भी जताया है और ट्वीट में उन्होंने कहा है कि जो जरूरत में काम आए वही दोस्त है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी आज तुर्की में भूकंप की बात पर भावुक हो गए। इस बैठक में उन्होंने कहा कि ऐसी विभीषिकाएं हमेशा हमने झेली हैं और पीएम ने इस दौरान हर संभव मदद देने का भरोसा भी जताया। इस बैठक में तुर्की सीरिया भूकंप पर चर्चा की गई।
तो दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में मुख्य तौर पर बजट 2023 पर चर्चा की गई। बजट के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही संसदीय दल की बैठक में कई और मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में विपक्ष के हंगामे से निपटने की भी रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश यूनियन बजट की तारीफ कर रहा है। गरीब इज द सेंटर पॉइंट, तो इसीलिए इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी गरीबों को, सभी वर्ग को कुछ न कुछ मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है। और उन्होंने एमपीज को एक कॉल दिया है कि इस बजट में आपके क्षेत्र में जो गरीब रहते हैं, जो मिडिल क्लास रहता है, उनको क्या मिला है, ये संवाद करना शुरू करो और सभी वर्गों के साथ संवाद करना चाहिए। और जो हमारा गुड इंटेंशंस है, वो गुड इंटेंशन के बारे में कॉमन लोगों को समझने का कोशिश करना चाहिए, उनके साथ इंटरेक्शन करना चाहिए। और जो हर बार जब बजट हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता ही रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है, वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। बढ़ते आगे, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत ने एक और माइलस्टोन क्रॉस किया है। आईएनएस विक्रांत पर पहली बार एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग की है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है। ये वर्जन और समुद्री परीक्षणों के हिस्से के रूप में आईएनएस विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड किया गया है। इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को कमीशन करने के करीब 4 महीने बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट तेजस की इस पर सफल लैंडिंग की गई है। 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत को पिछले साल सितंबर में इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया गया था। इसे बनाने की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आई है। इसकी लंबाई 262 मीटर है, चौड़ाई की बात करें तो 62 मीटर है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप है। आईएनएस विक्रांत एक साथ 30 एयरक्राफ्ट को लेकर चल सकता है। इन एयरक्राफ्ट में MiG-29K के साथ साथ फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। तो एनएस विक्रांत ने एक और माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ। बढ़ते आगे, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धमकी भरे कॉल आने के बाद मुंबई पुलिस और अन्य एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। कॉलर ने अपना परिचय इरफान अहमद शेख और आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य के रूप में दिया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। तो कॉलर ने खुद को आतंकी बताया है, आतंकी संगठन का सदस्य बताया है। पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। पुलिस और अन्य एजेंसियां अब इस पर अलर्ट पर आ गई हैं। अपना परिचय इरफान के रूप में दिया। मुंबई हवाई अड्डे पर अलर्ट जारी हो गया है। हवाई अड्डे पर दरअसल धमकी भरा कॉल आया था और जो धमकी भरा कॉल आया था उसमें खुद उस शख्स ने अपने आप को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य बताया था। खबर एमपी के इंदौर से है, जहां पर खरगोन में हादसे की शिकार एक तेल के टैंकर में भीषण आग लग गई। इस भयानक हादसे में ड्राइवर और क्लीनर जल गए। घटना टैंकर चालक की उस दौरान मौत हो गई। वहीं एक क्लीनर गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल गंभीर क्लीनर का इलाज अस्पताल में जारी है। टैंकर महाराष्ट्र से इंदौर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक
मानपुर पुलिस थाने के पास हाईवे पर तेल का टैंकर खड़े ट्रक में घुस गया। टैंकर में केमिकल भरा हुआ था। इस दौरान टैंकर में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में रईसजादों की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है, जहां कार सवार रईसजादे 60 साल के एक बुजुर्ग को पीटते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग की बाइक रईसजादों की कार से टकरा जाती है, जिस पर युवक कार से नीचे उतरते हैं और बीच सड़क पर बुजुर्ग को पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिटाई के दौरान बुजुर्ग को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं करता, कोई भी सामने नहीं आता। लोग तमाशबीन बने रहे। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और बदमाश युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बॉलीवुड के लव बर्ड्स कियारा सिद्धार्थ को दूल्हा दुल्हन के रूप में देखने के लिए हर कोई बेताब है, मगर इस रॉयल वेडिंग की फोटोज और वीडियो सामने आना इतना आसान भी नहीं होगा। दोनों ने अपनी शादी को बिल्कुल प्राइवेट रखा हुआ है। बीती रात कपल्स की एक म्यूजिक डीजे पार्टी का वीडियो सामने आया है। इसमें सिड और कियारा परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। कपल्स के अलावा पार्टी में शाहिद कपूर, मीरा राजपूत, करण जौहर, जूही चावला ने भी जमकर ठुमके लगाए। इस दौरान सिड और कियारा के माता पिता और दादा दादी भी पार्टी में देखे गए। के लव बर्ड सिड और कियारा की शादी को लेकर अब सस्पेंस जो है वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो चुके हैं और न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारियां पहुंची है। आज वो अपने जीवन साथ रहने की कस्में लेने वाले हैं और साथ ही साथ शाम को रिसेप्शन भी होना है। आज सुबह से जो है वो कार्यक्रम शुरू होने हैं। मैं आपको बता दूं 11:30 बजे हल्दी की रस्म होगी। जैसलमेर हवेली और थार हवेली के बीच बने लॉन में ये दोनों हल्दी की रस्म करेंगे और दोनों के परिवार के लोग हल्दी में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इसमें डीजे बजेगा, गाना होगा, संगीत होगा और धमाल बजेगा। साथ ही डीजे गणेश और कई बॉलीवुड गानों पर इन्हें हल्दी में भी थिरकाने वाले लगातार 3 दिनों तक जो है वो डीजे गणेश ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं ये तस्वीरें जैसलमेर के होटल सूर्यागढ़ पैलेस की। इस किलेनुमा होटल में ही ये सारी वेडिंग की प्रोग्राम्स हो रहे हैं और लगातार जो है सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। हर किसी को होटल से दूर रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। होटल को अंदर से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लेकिन किसी को भी अंदर का कोई फोटो और वीडियो नहीं मिल रहा है। फैंस बेकरार है कि सिड और कियारा को शादी के जोड़े में देखें और एक झलक पाने के लिए बेसब्र होकर वो लोग कहीं एयरपोर्ट पर तो कभी होटल सूर्यागढ़ पैलेस के बाहर जो है वो जमावड़ा लगाकर बैठे। उन्हें भी सिक्योरिटी दूर कर रही है। साथ ही साथ 10 देशों से 100 तरह के व्यंजन बनाने के लिए कई कुक्स आए हैं और कई वेटर्स जो है वो लगाए गए ताकि किसी भी आए हुए मेहमान को किसी तरह की परेशानी और तकलीफ ना हो। साथ ही साथ मैं आपको ये जो होटल का व्यू दिखा रहा हूँ, ये जितनी ही बाहर से खूबसूरत है उतने ही अंदर से भी खूबसूरत नजारा जो है वो पेश करती है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ एरियल व्यू है उसके सेंटर पॉइंट में एक बावड़ी है। उस बावड़ी में 4 जो है पिलर लगे हैं और उन्हीं पिलरों के पास से होते हुए पानी के झरने की तरह पानी बहता है और उसके बीच ये दोनों अपने जीवन का वो पल, सुखद पल एहसास करेंगे जिस पल को पाने के लिए हर कोई बरकरार रहता है। शादी का वो लम्हा जो जीवन भर यादों में संजोने के लिए सूर्यागढ़ पैलेस को चूज किया गया है। साथ ही साथ सिद्धार्थ की जो नानी है वो फेरों के जो पारंपरिक गीत होती है वो भी गाने वाली है। कई अलग अलग आयोजन जो है वो सूर्यागढ़ होटल में हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 11:30 से लेकर 1 बजे तक हल्दी का प्रोग्राम होगा, जिसके बाद 2:10 से लेकर 4:05 तक का जो शादी का मुहूर्त अभी तक सामने आया है उसमें जो है ये दोनों जन्म साथ रहने की कस्में लेते हुए साथ फेरे लेंगे। उसके बाद आज शाम 8 बजे जो है वो रिसेप्शन भी किया जाएगा। रिसेप्शन में और भी कई लोग जो है वो माया नगरी बंबई से स्वर्ण नगरी जैसलमेर आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर
जो है वो भारी सुरक्षा जाब्ता और सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो है वो पूरा एक जो है सारा जमावड़ा तैयार कर लिया है, क्योंकि आज शाम को 7 बजे एक और चार्टर्ड आएगा जिसके अंदर कई लोग रिसेप्शन में शिरकत होने के लिए पहुंचेंगे। साथ साथ होटल सूर्यागढ़ पैलेस में 100 से अधिक गार्ड लगाए गए ताकि कोई इसके अंदर ना आ सके। सारे शादी के फंक्शन को पूरा जो है वो सिक्योर रखा गया है, सस्पेंसफुल रखा गया है ताकि इसके जो फोटोज है वो तक बाहर नहीं आए। न जाने क्या कारण है कि फोटो बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फैंस की दिलों की धड़कनें जो धीरे धीरे तेज हो रही है, क्योंकि कुछ ही घंटों में जो सिद्धार्थ है वो कियारा के और कियारा जो है वो सिद्धार्थ की हो जाएगी। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 नेटवर्क, जैसलमेर। अगली खबर जोधपुर से ही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। शादी के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति जोधपुर पहुंचेंगी। बता दें कि नागौर के केवसर फोर्ट में स्मृति ईरानी की बेटी शैनेल ईरानी की शादी का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इस शादी में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल होंगी। शैनेल ईरानी जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाली हैं। 7 फरवरी से 9 फरवरी के बीच राजस्थान के केवसर फोर्ट में शैनेल ईरानी की शादी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जानकारी के मुताबिक शैनेल का विवाह अर्जुन भल्ला के साथ होने जा रहा है। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हज पॉलिसी 2023 के मुताबिक इस बार हज के लिए आवेदन फ्री होंगे, यानी सभी हज यात्री मुफ्त में आवेदन कर सकेंगे। पहले आवेदन के लिए 400 रुपए प्रति हाजी लिए जाते थे। इतना ही नहीं, इस बार करीब 50,000 प्रति हाजी छूट भी दी जाएगी। हाजियों को बैग, सूटकेस, छाता, चादर जैसे सामान के लिए अब पैसा नहीं देना होगा। अब वो अपने स्तर पर सामान खरीद कर ले जा सकेंगे। नई हज पॉलिसी के मुताबिक बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को इस बार प्राथमिकता दी जाएगी। इतना ही नहीं, 45 साल से ज्यादा का कोई भी महिला अब अकेले हज के लिए आवेदन कर सकेगी। सरकार ने बगैर महरम वाली 4 औरतों के साथ जाने का नियम खत्म कर दिया है। इस बार 1,75,000 में से आपको बता दें कि 80% हाजी हज कमेटी की ओर से जाएंगे, जबकि 20% हाजी प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जरिए हज के लिए रवाना होंगे। सालाना हज के मौके पर दुनिया भर के कई देशों से लाखों लोग इस्लाम में पवित्र माने गए शहर मक्का में जुटते हैं। इसे लोगों का सबसे बड़ा जमावड़े में एक माना जाता है। जम्मू कश्मीर की आपको हसीन वादियां दिखाते हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों का सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। श्रीनगर में बर्फ से ढके गुलमर्ग में एक होटल में कांच का इग्लू पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक इस इग्लू में जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग में अपनी तरह का पहला ग्लास इग्लू बनाया गया है, जो एक ओपन रेस्टोरेंट का हिस्सा है। कांच से बना ये इग्लू पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो बर्फ से ढके मैदानों और पहाड़ों के मनमोहक दृश्यों को निहारते हुए वहां भोजन का आनंद ले सकते हैं। गुलमर्ग के एक निजी होटल ने तमाम आए हुए लोगों को एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए अद्भुत ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट बनवाया है। होटल मैनेजमेंट का दावा है कि बीते साल स्नो इग्लू बनाने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटकों को ग्लास इग्लू देने वाला ये पहला होटल है। बता दें कि इस अनोखे रेस्टोरेंट का अनुभव करने के लिए काफी पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस साल कोलाई ग्रीन का एक हिस्ट्री रही है कि वो न्यू कॉन्सेप्ट टूरिज्म में लाते हैं प्रमोट करने के लिए। तो इस साल हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है, जो कि गिलास इग्लो कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया। यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए हमने ये गिलास इग्लोज लॉन्च किया है। लास्ट ईयर हमने इग्लोज बनाए थे, स्नो इग्लोज बनाए थे, लेकिन लेट स्नोफॉल की वजह से वो हमने नहीं बना पाए टाइम पे। इसलिए हमने फिर ये इंस्पायरेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने फिनलैंड से ले लिया। तो फिनलैंड से ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया, तो फिर हमने ये यहाँ पर गुलमर्ग में ये इग्लोज लगाए। ये इग्लो तो बहुत अच्छा है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इंडिया में, स्पेशली इन कश्मीर। वेरी गुड एक्सपीरियंस है इधर। यहाँ पे इग्लू सेटअप देखा है, बहुत अच्छे से यहाँ पे लंच और डिनर अरेंज किया है। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। हम लोग कलाई रिसोर्ट पे स्टे किए हैं और उसके आगे ही एक नया सेटअप किया है इग्लू का। बहुत सुना था और बहुत देखा था, आज एक्सपीरियंस किया है। लंच और डिनर का एक अरेंजमेंट्स भी किया था एंड इट्स ए वेरी वेल सेटअप एंड बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था यहाँ पे लंच करना।
बात अब राइट टू हेल्थ की। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के इलाज का खर्च सरकार की ओर से उठाने वाले चिकित्सा मंत्री के बयान के बावजूद राइट टू हेल्थ बिल का विरोध लगातार जारी है। जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर अनुराग शर्मा ने चिकित्सा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए दूसरे मुद्दों पर स्पष्टीकरण की मांग की है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरकार को इमरजेंसी में इलाज की परिभाषा तय करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर अस्पताल और हर डॉक्टर सभी तरह की इमरजेंसी को डील नहीं कर सकता है। उन्होंने जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाने पर भी ऐतराज जताया है। इमरजेंसी जो शब्द है ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटिंग शब्द होता है। इमरजेंसी शब्द को डिफाइन करना चाहिए कि किस प्रकार की इमरजेंसी, पहली बात। दूसरा ये कि क्या हर प्रकार की इमरजेंसी हर डॉक्टर डील कर सकता है, तो उसके लिए भी डेजिग्नेशन होना चाहिए कि किस हॉस्पिटल में किस तरह का प्रावधान के साथ वो जाए। हर डॉक्टर, हर अस्पताल हर तरह की इमरजेंसी को डील करने में सक्षम नहीं होता है। उसको डील करने के लिए अगर उसको बाध्य किया गया तो हो सकता है उसमें चिकित्सक वर्ग और चिकित्सा देने वाले जो चिकित्सा प्रदाता है उसका और जो मरीज वहाँ पहुँचा है उसका, दोनों का नुकसान हो। तो ये भी डेजिग्नेशन डिफाइन होनी चाहिए। इमरजेंसी क्या है, इमरजेंसी को डील कौन कर सकता है, कौन सक्षम है, ये डेजिग्नेशन होना चाहिए। तीसरा, पुनर्भरण की व्यवस्था होनी चाहिए, कब और कौन करेगा। आज सरकार की तरफ से मान लीजिए चिकित्सा मंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा है तो वो स्वागत है उस बात का, पर अभी भी इमरजेंसी के मामले में जो 4 मुद्दे हैं वो पूरी तरह क्लियर नहीं हुए हैं। और अब बात कर लेते हैं गहलोत सरकार के बजट की। दरअसल राज्य बजट के 3 मंत्र होंगे। बजट से पहले बजट की झलक सामने आई है। बजट में बचत, राहत, बढ़त पर फोकस रखा गया है। सीएम गहलोत ने बाकायदा स्लोगन को शेयर किया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर ये स्लोगन शेयर किया गया है। बाकायदा डीपी और होम पेज को भी इसी स्लोगन से बदल दिया गया है। शहरों में भी कई जगह इसी तरह के फ्लैक्स लगे हैं और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बजट में बचत, राहत और बढ़त पर फोकस होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटा से जयपुर जाते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निवाई में स्वागत किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान से अच्छा रिस्पांस मिलने की बात करते हुए कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कोटा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक को लेकर रणनीति बनी हुई है। विधानसभा चुनाव की इसमें तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इसी दौरान स्थानीय विधायक प्रशांत बैरवा ने निवाई में सड़कों के लिए आगामी बजट में घोषणा करने की मांग की। अरे भाई मेरे धक्के तो मत दे गाता जी यार, गाता जी हंसराज भाई साहब भी। पहले भी जो यात्रा राहुल जी की हुई वो बहुत सक्सेसफुल हुई राजस्थान में, और जो हाथ से हाथ जोड़ो मेरे ख्याल हम इसमें भी पूरे इंडिया से लीड कर रहे हैं, और हमारे जो वर्कर हैं, लीडर हैं, सभी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में पूरा काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कोटा रीजन की जो मीटिंग है उसको लेंगे और सभी लीडर्स के विचार भी सुनेंगे और उनको बताएंगे कि क्या क्या करना है, और लोगों में जाकर कांग्रेस का प्रचार कैसे करना है वो सभी बातें करेंगे। हमारे कोई खींचतान नहीं है, हम सब एक हैं। ये बीजेपी वालों से सवाल पूछो कि किरोड़ी जी सतीश पूनिया के लिए क्या कह रहे हैं, सतीश पूनिया किरोड़ी जी के लिए क्या कह रहे हैं, और राजेंद्र जी राठौड़ गजेंद्र सिंह जी के लिए क्या कह रहे हैं, वो उनमें खींचतान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। राजस्थान की हर छोटी से बड़ी खबर